नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। इजराइल के जवाबी हमले की बात लगातार हो रही है। इस बीच ईरान दूसरे हमले की तैयारी कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है। प्लानिंग में कहा जा रहा है कि वो इजराइल पर दो ओर से हमले करेगा, यानी ज्वाइंट अटैक करेगा। इसी क्रम में ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने हमास के डिप्टी पीएम खलील अल हया से कतर में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने वेस्ट और इजराइल को चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि अगर इजराइल अब हमला करता है तो ईरान उसको काफी मजबूत जवाब देगा और अलग तरीके से जवाब देगा। इजराइल लेबनान में हमले कर रहा है, जमीनी आक्रमण कर रहा है। हालांकि जमीनी आक्रमण में वो हिजबुल्लाह से नुकसान खा रहा है। लोग कह रहे हैं कि वो हिजबुल्लाह के जाल में फंस गया है। इस बीच रूस ने लेबनान को मदद भेजी है। रूस ने लेबनान को 33 टन मानवीय सहायता भेजी है। रूस ने ये जानकारी दी कि पुतिन के निर्देश के अनुसार हमारा विमान मदद लेकर गया है। बयान में कहा गया है कि मदद में भोजन, जरूरी सामान, दवाएं और पोर्टेबल बिजली स्टेशन शामिल हैं। लेबनानी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार हवाई अड्डे पर इजरायली हवाई हमलों के कुछ ही घंटों बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची बेरूत पहुंचे हैं। लेबनानी राष्ट्रीय समाचार एजेंसी ने कहा कि विदेश मंत्री अब्बास अरागची के साथ एक ईरानी प्लेन रफीक हररी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा। पिछले सप्ताह बेरूत में इजरायली हमले में हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह के मारे जाने के बाद ये किसी शीर्ष ईरानी अधिकारी की पहली यात्रा है। इजरायल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के कथित ठिकानों पर हमले के बाद अब उसके खिलाफ जमीनी हमला शुरू किया है। जब से जमीनी हमला शुरू किया है, इजरायल को काफी नुकसान हो रहा है। अब एक और इजरायली कमांडर की मौत हो गई है। इसके साथ ही लेबनान में 2 दिन में इजरायल के सैनिकों की मरने की संख्या 9 हो गई है। इससे पहले इजरायल ने बुधवार को बताया था कि उसके 8 सैनिक मारे गए हैं। इसके अलावा जमीनी हमले में हिजबुल्लाह को इजरायली सैनिक पार नहीं पा रहे हैं। कल एक गांव में प्रवेश करने की कोशिश की थी। इस दौरान हिजबुल्लाह ने विस्फोट किया, जिसके बाद इजरायली सेना हताहत हुई थी। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार सैनिकों को हेलीकॉप्टर से ले जाने की कोशिश शुरू हो गई थी। बता दें, इजरायल हवाई हमलों में हिजबुल्लाह से बहुत बेहतर है। लेबनान में जमीन से जाकर हमला करने में हिजबुल्लाह भारी पड़ रहा है। वो कई बार दावा कर चुका है कि उसने इजरायल की सेना को उल्टे पर पीछे दौड़ा दिया है। आईडीएफ का कहना है कि उसके फाइटर जेट्स ने लेबनान की राजधानी बेरूत में 15 हिजबुल्लाह साइटों पर हमले किए हैं। सेना का कहना है कि टारगेट में हथियार निर्माण स्थल, हथियार डिपो और अन्य बुनियादी ढांचे शामिल हैं। इजरायली सेना का कहना है कि हिजबुल्लाह ने जानबूझकर बेरूत शहर में लोगों के रहने की जगहों के बीच अपनी हथियार प्रोडक्शन फैसिलिटीज और हथियार रखे हैं, जिससे इलाके में आबादी खतरे में पड़ गई है। इजरायल ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के अपने देश में घुसने पर पाबंदी लगा दी, जिसके बाद इजरायल की काफी आलोचना हो रही है। इस बीच अब इस कदम की इस्लामिक देशों के संगठन यानी OIC के सेक्रेटरी जनरल हुसैन ब्रहीम ताहा ने भी कड़ी निंदा की है। OIC सचिव ने इस बात पर जोर दिया कि इजरायल का ये रुख कब्जा करने वाली शक्ति बन चुके इजरायल के प्रतिनिधियों की ओर से लगातार संयुक्त राष्ट्र, उसके महासचिव और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, हस्तियों के खिलाफ की जा रही अपमानजनक कार्रवाई का नतीजा है। इसके साथ ही OIC महासचिव ने इसी बयान में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों की ओर से UN महासचिव का साथ देने के लिए सराहना भी की है। बता दें, इजरायल ने बीते दिन ही ऐलान किया था कि वो संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को अपने देश में घुसने से बैन कर रहा है, क्योंकि उन्होंने ईरान, हिजबुल्लाह और हूती जैसे संगठनों की ओर से किए गए हमलों की निंदा नहीं की। जब से ईरान ने इजरायल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है, उसके पहले से ही ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई सुरक्षित स्थान पर बने हुए हैं। उन्हें तब से ही सेफ स्पेस में रखा गया है जब से हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह की हत्या की गई थी। इस बीच अब इजरायल के एक इजरायली सैन्य अधिकारी ने कहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर को खत्म करना एक प्रमुख टारगेट होना चाहिए। अधिकारी ने कहा कि हमें गवर्नमेंट सेंटर्स पर हमला करने और संभवतः खामेनेई जैसे लोगों को खत्म करने की उम्मीद करनी। ईरान ने अमेरिका को अब चेतावनी दी है। ईरान ने कहा है कि इजरायली हमले का जो भी देश मदद करेगा उसे ईरानी टारगेट माना जाएगा। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में ईरान के मिशन द्वारा जारी एक बयान में ईरान ने कहा कि अगर कोई देश इजरायल को मदद देगा तो उसे भी लेजिटिमेट टारगेट माना जाएगा। ईरान ने कहा कि हम देशों को सलाह देते हैं कि वो इजरायली शासन और ईरान के बीच संघर्ष में उलझने से बचें और खुद को इस लड़ाई से दूर रखें।
अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से ठीक 1 महीने पहले गुरुवार को तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण ईरानी ऑयल फैसिलिटीज पर संभावित इजरायली हमलों पर चर्चा कर रहे हैं। हालांकि बाइडेन ने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं से कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं है कि इजरायल कम से कम गुरुवार से पहले तेहरान के मिसाइल हमले के लिए कोई जवाबी कार्रवाई शुरू करेगा। इसके साथ ही पेंटागन ने कहा कि वो ईरान को जवाब देने को लेकर इजरायली अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहा है। बता दें, तेल की कीमतों में बढ़ोतरी बाइडेन और कमला हैरिस के लिए चुनाव में खराब साबित होगी। चुनाव को देखते हुए उनकी कोशिश होगी कि कीमतों में बढ़ोतरी ना हो, नहीं तो चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। फ्रांस ने यूएन प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस का समर्थन किया है। बता दें, इजरायल ने गुटेरेस को अपने देश में प्रवेश करने से बैन कर दिया है। इसके बाद फ्रांस ने कहा है कि उसे इजरायल के इस फैसले पर खेद है। फ्रांस ने कहा कि उसे गुटेरेस पर पूरा भरोसा और विश्वास है। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कब्जे वाले वेस्ट बैंक में तुलकेरेम शरणार्थी शिविर पर इजरायल ने हवाई हमला किया। इस हमले में कम से कम 18 लोग मारे गए हैं। इजरायली सेना ने कहा कि उसके फाइटर जेट्स ने इजरायल की इंटरनल सिक्योरिटी सर्विस शिनबेट के साथ कोऑर्डिनेशन में गुरुवार को हमला किया था। सेना ने बाद में एक बयान में कहा कि उसने तुलकेरेम में हमास के बुनियादी ढांचे के प्रमुख को निशाना बनाया था। फिलिस्तीनी समूह ने इजरायली सेना के दावे पर तुरंत कोई टिप्पणी नहीं की है। पश्चिम एशिया में नए सिरे से पैदा हुए तनाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति की बैठक की अध्यक्षता की। समाचार एजेंसी पीटीआई भाषा को इस बारे में देर रात को सूत्रों ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पश्चिम एशिया में तनाव और पेट्रोलियम उत्पादों के व्यापार और आपूर्ति पर पड़ने वाले प्रभाव पर बैठक में चर्चा की गई। भारत ने पश्चिम एशिया में सुरक्षा स्थिति बिगड़ने पर गहरी चिंता जाहिर करते हुए कहा कि संघर्ष को व्यापक रूप नहीं लेना चाहिए। भारत ने सभी मुद्दों को बातचीत और कूटनीति के माध्यम से सुलझाने का भी आह्वान किया। श्रीलंका में वामपंथी झुकाव वाले अनुराग कुमारा दिसानायके के राष्ट्रपति बनने के बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पहली बार कोलंबो पहुंचे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। विदेश मंत्री ने लिखा कि दोबारा कोलंबो आकर अच्छा लग रहा है। श्रीलंका के नेतृत्व से बातचीत को लेकर उत्सुक हूं। इससे पहले अनुराग दिसानायके के श्रीलंका के राष्ट्रपति बनने पर पीएम मोदी ने भी बधाई दी थी। तिरुपति मंदिर में प्रसाद के लड्डू बनाने वाले घी में कथित तौर पर मिलावट होने के मामले में आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से गठित की गई एसआईटी को सुप्रीम कोर्ट ने भंग कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले की जांच अब सीबीआई के 2 लोग, आंध्र प्रदेश पुलिस के 2 लोग और एफएसएसएआई के 1 अधिकारी मिलकर करेंगे। सीबीआई के 2 लोगों का चयन सीबीआई के निदेशक और आंध्र प्रदेश पुलिस के 2 सदस्यों का चयन राज्य सरकार करेगी। जांच की निगरानी सीबीआई निदेशक करेंगे। बता दें, चंद्रबाबू नायडू ने 19 सितंबर को दावा किया था पिछली सरकार के दौरान तिरुमला लड्डू को बनाने में शुद्ध घी की बजाय जानवरों की चर्बी वाला घी इस्तेमाल किया जाता था। इससे पहले 30 सितंबर को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राजनीति और धर्म को मिलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को इस मामले को मीडिया में ले जाने पर फटकार भी लगाई थी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीएम आवास को खाली कर दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आम आदमी पार्टी के हैंडल से ट्वीट कर इसकी जानकारी दी गई है। ट्वीट में लिखा है कि केजरीवाल जी ने छोड़ा मुख्यमंत्री आवास। अब जब तक जनता की अदालत में जनता उनकी ईमानदारी पर मोहर लगाकर उन्हें फिर से मुख्यमंत्री नहीं बनाती, तब तक मुख्यमंत्री आवास में नहीं रहेंगे पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल। हरियाणा में चुनाव प्रचार थम गया है। गुरुवार को हरियाणा में अपने प्रचार अभियान को पुरजोर तरीके से चलाने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुक्रवार को महाराष्ट्र का रुख कर रहे हैं। शुक्रवार को वो कोल्हापुर का दौरा करेंगे, जहां शाम को वो कस्बा बवाड़ा के भगवा चौक पर छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। हरियाणा और जम्मू कश्मीर से निपटने के बाद कांग्रेस ने अब महाराष्ट्र की ओर अपना फोकस किया है, जहां आने वाले दिनों में चुनाव होना है। बता दें, महाराष्ट्र की अस्मिता और राजनीति में यूं तो छत्रपति शिवाजी हमेशा से एक बेहद अहम प्रतीक रहे हैं, लेकिन हाल ही में उनकी प्रतिमा गिरने से ये मुद्दा विपक्ष ने जोर शोर से उठाया। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार से लेकर पीएम मोदी तक ने न सिर्फ खेद जताया, बल्कि पीएम मोदी ने इस घटना पर सिर झुकाकर महाराष्ट्र और देश की जनता से माफी मांगी थी। उधर राहुल गांधी की ओर से शिवाजी की मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। कांग्रेस इसे जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़ने की कोशिश के रूप में देख रही है। कांग्रेस का मानना है कि इससे लोगों में एक मजबूत संदेश जाएगा।
मोदी सरकार ने वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने का विरोध किया है। इसने बलात्कार पर मौजूदा उन कानूनों का समर्थन किया है जो पति और पत्नी के बीच यौन संबंधों को अपवाद बनाते हैं। इसी कानून की जगह पर मैरिटल रेप यानी वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने की मांग के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई हैं। इन याचिकाओं का सरकार ने विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट के सामने दायर अपने जवाब में केंद्र सरकार ने तर्क दिया कि वैवाहिक बलात्कार का मुद्दा कानूनी से ज्यादा एक सामाजिक चिंता का विषय है और कोई भी निर्णय लेने से पहले इससे जुड़े लोगों के साथ व्यापक परामर्श की जरूरत है। गाजियाबाद के सियानी गेट थाना क्षेत्र में यति नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ एक नई एफआईआर दर्ज की गई है। मामला धर्म विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में दर्ज किया गया है। नरसिंहानंद पर आरोप है कि उन्होंने एक कार्यक्रम में ऐसा बयान दिया जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई। इसके अलावा जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर नरसिंहानंद द्वारा पैगंबर मोहम्मद साहब की शान में की गई अपमानजनक टिप्पणियों की शिकायत की है। बता दें, नरसिंहानंद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया जा रहा है जिसमें वो पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ निंदनीय और शर्मनाक बातें कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक ऐतिहासिक फैसले में कहा कि देश की किसी भी जेल में जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जेल नियमावली में मौजूद ऐसे सभी प्रावधानों को हटाया जाना चाहिए जो इस तरह के भेदभाव को बढ़ावा देते हैं। कोर्ट ने कहा कि जेल में रसोई और सफाई के काम को जाति के आधार पर बांटना गलत है। कोर्ट ने साफ कहा कि सफाई का काम सिर्फ निचली जाति के कैदियों को देना और खाना बनाने का काम ऊंची जाति वालों को देना आर्टिकल 15 का उल्लंघन है। कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जेल मैनुअल में बदलाव करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।